हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 11.2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमें ये बताना है कि इनमें से ये स्टेटमेंट दी गई है, सब कौन कौन इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? जब एक वैल्यू को बढ़ाने पे दूसरी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, या फिर एक वैल्यू के डिक्रीज़ होने पे दूसरी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो वो क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट अ जॉब। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले मान लो स्टार्टिंग में 2 वर्कर थे जिनने कंप्लीट किया 4 डेज़ में। कोई काम है, एक काम है जो 4 डेज़ में 2 वर्कर ने कंप्लीट किया, ठीक है। अब हमने 2 से 1 वर्कर कर दिया, ठीक है, 1 वर्कर कर दिया, तो 1 वर्कर ने ये काम कितने दिन में कर लिया? 1 वर्कर को हटा दिया तो 8 दिन में किया, 8 दिन में किया ना, क्योंकि जब 2 वर्कर थे तो वो 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहे थे किसी काम को, तो 1 वर्कर 8 दिन में कर रहे हैं। यानी कि देखो यहाँ से हमें क्वांटिटी जब डिक्रीज़ हो रही है तो नंबर ऑफ डेज़ है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं इंक्रीज़, यानी एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होने पे दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये किस में है? ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो ये वाला क्या होगा? येस, इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब सेकंड बोला गया है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन आ यूनिफॉर्म स्पीड। ये जस्ट ऐसे समझे कि हम 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 1 घंटे में, ठीक है। तो हम 2 घंटे में कितनी, हमारी स्पीड अगर सेम है, पूरी हमारी स्पीड हमेशा सेम है, तो हम जब 2 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहे हैं तो 4 किलोमीटर कितने घंटे में करेंगे? 2 घंटे में। यानी कि जब 2 किलोमीटर डिस्टेंस हम 1 घंटे में कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करेंगे 2 घंटे में, क्योंकि हमारी स्पीड सेम है। जब स्पीड सेम है तो हमें दिख रहा है कि एक क्वांटिटी की इंक्रीज़ होने पे दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे भी एक क्वांटिटी की इंक्रीज़ होने पे दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज़। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, तो इसमें लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? थर्ड स्टेटमेंट है एरिया ऑफ अ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ये एरिया है थर्ड स्टेटमेंट। ये एरिया है कल्टिवेटेड लैंड का एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, ठीक है। इस इतने एरिया पे हमें क्रॉप कितने, मान लो यहाँ पे वीट थे, वीट भी एक क्रॉप है ना, तो यहाँ पे कुछ इतने एरिया में हमें 10 kg वीट मिल गए। अब हमने एरिया को बढ़ा दिया, एरिया हमने क्या किया? इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ पे भी 10 से ये जो एरिया है ना, इस एरिया से ज़्यादा है, इस एरिया से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मान लो 20 kg वीट मिल गए, ठीक है। 20 kg वीट इस वाले एरिया से, क्योंकि ये एरिया इंक्रीज़ है, ज़्यादा एरिया से ज़्यादा वीट मिल जाएंगे, वीट क्रॉप मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक की वैल्यू इंक्रीज़ होने पे दूसरी की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो ये किस में नहीं है? इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। नो, इट इज़ नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। एक फिक्स जर्नी है, मतलब कि समझो ये डिस्टेंस है, कुछ यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ 12 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो इसकी स्पीड, अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तो हमें टाइम कम लगेगा ना। स्पीड को अगर इंक्रीज़ करेंगे टाइम हमें 12 किलोमीटर करने में कम लगेगा। मान लो हमारी स्पीड कुछ थी, हमारी स्पीड थी कुछ 2 किलोमीटर पर आवर। मान लो हमारी 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। हम इस स्पीड से अगर हम 12 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेंगे तो हमें टाइम कितना लगेगा? टाइम हमें 6 आवर लगेगा। 6 घंटे में हम 12 किलोमीटर जाएंगे। अब हमने स्पीड को इंक्रीज़ किया, तो स्पीड को 2 की जगह हमने कर दिया 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को, तो हमें टाइम कितने लगेगा? 3 घंटे लगेंगे, जस्ट हाफ टाइम लगेगा। हमने जब स्पीड को डबल कर दिया तो हमें टाइम हाफ लगेगा। यानी कि एक वैल्यू की इंक्रीज़ होने पे दूसरी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है।
यानी कि ये क्या है, येस इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। अब लास्ट 5th वन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। एक कंट्री में पॉपुलेशन है, ये कुछ इतनी पॉपुलेशन यानी कि इतना एरिया एक पर्सन को मिल रहा है, ठीक है। तो इतना एरिया मिल गया, अब पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर दिया, पॉपुलेशन बढ़ गई, इतने एरिया में पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है, ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। तो अब इतना एरिया मिल रहा है, देखो इतना एरिया, छोटा एरिया मिल रहा है, इतना एरिया पर पर्सन को, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, एक वैल्यू के इंक्रीज़ होने पे दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि अगर हमने पॉपुलेशन इंक्रीज़ करी तो जो एरिया है ना लैंड का वो कम मिलेगा पर पर्सन को, यानी कि ये क्या है, यस इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। एक वैल्यू के इंक्रीज़ होने पे दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इन अ टीवी गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग्स द विनर। यानी कि 1 लाख का एक टीवी शो है, टेलीविज़न शो, उसमें 1 लाख का प्राइज़ है 1 लाख का, तो वो हमें इक्वली डिवाइड करना है विनर्स में। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी ऑफ एन इंडिविजुअल विनर इज़ डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। हमें सबसे पहले ये बताना है कि ये डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शन है और इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, जब अगर विनर एक था, जब एक विनर था तो उसको पूरे की पूरे मिल जाएंगे, 1 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे, प्राइज मनी 1 लाख मिल रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे विनर 2 हैं, 2 विनर हैं तो इक्वली डिवाइड करना है, उन्होंने बोला है ना कि डिवाइडेड इक्वली विनर्स में। तो 2 विनर को कितने मिल रहे हैं, 50,000 मिल रहा है ईच को, एक को 50,000 दूसरे को 50,000, दोनों को ऐड करेंगे तो प्राइज मनी 1 लाख ही हो रही ना। तो 50,000 तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ से कि एक वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ विनर्स अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो प्राइस मनी है ना वो डिक्रीज़ हो रही है, पर हेड को 50,000 मिल रही है, यहाँ पे 1 लाख मिल रही थी, हमें 50,000, वो डिक्रीज़ हो रही है। यानी एक वैल्यू की इंक्रीज़ करने पे दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़, यानी कि ये किस में है, तो इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है ना। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है तो हमें क्या होता है, इनकी जो प्रोडक्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, यानी कि 1 × 1 लाख इज इक्वल्स टू 2 × 50,000। ये इक्वल हुआ, ये मान लो x मान लो, ये y, ये z, इसको p मान लो, इसको q मान लो, ठीक है। तो हमें ये इन सब की वैल्यू अब निकालनी है। तो इसका प्रोडक्ट इसकी इक्वल होगा 4 × x के, इसका 5 × y। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 × 1 लाख तो क्या आ जाएगा, 1 लाख जो वैल्यू है ना वो 4x के इक्वल होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100,000/4। तो क्या हो जाएगी x की 25,000। यानी कि जब 4 विनर होंगे तो हर विनर को 25,000 मिलेगी, ठीक है। अब जब 5 विनर होंगे तब कितने मिलेगी, तो 1 लाख इज इक्वल्स टू 5 × y, प्रोडक्ट इक्वल होता है ना, तो 5 × y इज इक्वल्स टू 1 × 1 लाख हो गया, तो 1 लाख, तो y इज इक्वल्स टू 1 लाख/5। तो हर को कितने मिलेगी, 20,000 मिलेंगे। जब 5 विनर्स होंगे तो हर विनर को कितने मिलेंगे, 20,000 रुपीज़। अब जब बोला है कि 8 विनर्स होंगे तो कितने मिलेंगे, तो 8 × z इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन 8। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 4 से करेंगे तो ये 2 टाइम्स, ये 25,000 टाइम्स, 2 से वापस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12500, यानी z की वैल्यू हो जाएगी 12500। यानी कि जब 8 विनर होंगे तो हर विनर को 12,500 रुपीज़ विनर प्राइज़ मिलेगी। क्या प्राइज़ मिलेगी, 12,500 रुपीज़। नेक्स्ट है कितने, जब 20 विनर्स है, 20 विनर्स है तो नहीं, सॉरी 10 विनर्स है, जब 10 है 10 ×
P इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो P की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10,000। जब 10 विनर होंगे तो पर विनर को मतलब हर विनर को कितने रुपीज़ मिलेंगे 10,000 रुपीज़। अब जब 20 होंगे तो कितने मिलेंगे, तो 20 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ विनर्स क्यू है तो 1 लाख। क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 1 लाख अपॉन 20, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, ये 5,000 टाइम्स, यानी क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5,000। यानी जब 20 विनर्स होंगे तो पर विनर को 5,000 रुपीज़ मिलेंगी। तो ये टेबल हमारी फिल हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान एक व्हील बना रहा है, उसमें कुछ स्पोक्स हैं ऐसी। ठीक है, ये स्पोक्स है 1 2 3 4। He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. तो उसमें ये बोला है कि उसने स्पोक्स को इस तरीके से लगाया कि यानी कि ये एक स्पोक है, ये कि इन दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री है। मान लो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, हर दो कंसेक्यूटिव के बीच में यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90। अगर इसने यहाँ पे 4 स्पोक्स लगाई हैं तो हर दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में जो एंगल है ना वो इक्वल हो। जैसे कि नेक्स्ट है, इसमें उसने कुछ 6 लगाई हैं, यानी कि ये वाला एंगल इसी एंगल के इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, ये ऐसे इक्वल हो। ठीक है, ये बताना है। तो फर्स्ट पूछा है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये टेबल दी गई है, तो इसको देख के बताना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं। जब 4 स्पोक्स थी तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था हर के बीच में, 6 थी तो 60 डिग्री का बना रहा था। अब 8 होंगी तो कितने का बनाएंगे, तो हमें दिख रहा है ये वैल्यू जब इंक्रीज नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रही है तो जो एंगल बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में जो एंगल है वो क्या हो रहा है डिक्रीज, यानी एक के इंक्रीज होने पे दूसरी वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव क्या हो रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सेकेंड है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। तो सबसे पहले अगर हम इस टेबल को पूरा कंप्लीट करें तो 4 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 8 इंटू इसको x मान लो, इसको y, इसको z। ठीक है, जब इनवर्ट फर्स्ट में लिख दिया, अब हम इसको निकालेंगे तो 4 इंटू 90 इक्वल क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 इंटू 90 अपॉन 8, तो ये 2 टाइम्स 2 से 90 तो ये 45 थे। तो x की वैल्यू क्या हो गई 45। अब यहाँ से अब y निकालेंगे तो 10 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 90 इंटू 40। तो y इज इक्वल्स टू 90 इंटू 40, 90 इंटू 4 अपॉन 10, तो 0 से 0 यानी कि 36। तो y की वैल्यू क्या आ गई 36 आ गई। नेक्स्ट अब जब 12 स्पोक्स होंगे तो एंगल क्या होगा, तो 12 इंटू z इज इक्वल्स टू होगा 4 इंटू 90। तो z इज इक्वल्स टू 4 इंटू 90 अपॉन 12। 4 से 12 3 टाइम्स, तो 3 से 90 30 टाइम्स। तो z की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 30, तो यहाँ पे आ गया 30। यानी कि हमें पूरा देखो अब क्लियरली दिख रहा है कि जब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है यानी नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एंगल्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट हो जाएगा येस इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब सेकंड पूछा गया है, सेकंड बोला गया है कि एंगल बताना है जब 15 स्पोक्स होंगी, यानी इसी टेबल को इंक्रीज या 12 तक से, तो हमें बताना है कि जब 15 होंगी तो कितने एंगल होगा। तो लिख देंगे 15 इंटू P मान लें, P स्पोक्स है तो एंगल कितना होगा 4 इंटू 90, यही होगा। तो P इज इक्वल्स टू 4 इंटू 90 अपॉन 15। तो 15 से 90 6 टाइम्स जाता है, तो 6 4 ज़ा 24, यानी कि अगर जब 15
स्पोक्स होंगी तो 24 डिग्री के एंगल बनेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स के बीच में, स्पोक्स के दो कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स के बीच में 24 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है थर्ड वन, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ़ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40। और 40 डिग्री एंगल है तो अब हमें इसमें उल्टा पूछा गया है कि अगर एंगल ने 40 डिग्री दिया है तो स्पोक्स कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे वापस से थर्ड वन, तो क्या लिखेंगे 4 × 90, प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है इक्वल ही होगा, इज इक्वल्स टू, मान लो वो Q है, नंबर ऑफ स्पोक्स Q है इंटू 40 डिग्री एंगल है, तो Q इज इक्वल्स टू 4 × 90 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो Q की वैल्यू क्या आ गई 9 स्पोक्स। यानी कि जब 40 डिग्री का एंगल बना रहा होगा तब उस व्हील में कितनी स्पोक्स लगी होंगी 9 स्पोक्स होंगी। ओके, कितनी स्पोक्स होगी 9 स्पोक्स होगी। तो हर दो कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में क्या एंगल होगा 40 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन they will get 5 sweets each. How many would each get if number of children is reduced by 4? तो मैं बोला है जब 24 मान लो ये है कुछ नंबर ऑफ चिल्ड्रन और स्वीट्स, यानी टोटल एक बॉक्स है उसमें कुछ स्वीट्स दी गई हैं, तो जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड स्वीट्स, जब 24 चिल्ड्रन थे तो हर बच्चे को 5-5 मिल रही थी, 24 बच्चे हैं तो एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिली। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अगर 4 बच्चे रिड्यूस बाय 4 यानी 4 बच्चे कम कर दिए, यानी 24 थे उसमें से 4 कम किए तो कितने बचे 20 चिल्ड्रन बचे, तो उनको कितनी कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी। तो हमें दिख रहा है कि अगर मान लो एक बॉक्स में 10 चॉकलेट्स हैं, तो अगर मैंने किसी 2 बच्चों को दी तो मैंने 5-5 दे दी। अगर वही 10 चॉकलेट्स मैंने अगर 5 बच्चों को दी तो मैंने 2-2 दी, एक बच्चे को 2 दूंगी। तो क्या दिख रहा है कि अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो स्वीट्स की जो वैल्यू है चॉकलेट्स की वो कम हो रही, डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि ये किस प्रोपोर्शन में, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो इनके जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि 24 × 5 को x मान लेते हैं इज इक्वल्स टू 20/x। क्यों? because it is in inverse proportion। ठीक है, 20 × x होगा, प्रोडक्ट इक्वल होते हैं जब इन्वर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो 24 × 5, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू x। 5 से 24 टाइम्स और 4 से 24 6, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि जब हमने 4 चिल्ड्रन कम किए, यानी 24 से जब 20 किए तो हर बच्चे को 6 चॉकलेट्स मिलेंगी। कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी 6 ईच चिल्ड्रन गेट 6 चॉकलेट्स। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स। एक फार्मर के पास काफ़ी फूड है जो कि वो अपने 20 एनिमल्स को खिला सकता है। इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, इतना फूड है कि वो 6 दिन तक अपने 20 एनिमल हैं उसके, तो उसको अच्छे से फूड खिला सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अगर वो 20 या 10 और ऐड हो गए एनिमल्स, यानी टोटल कितने हो गए 30, अगर 30 एनिमल्स हो गए तो जो उतना ही फूड है उसके पास, तो वो कितने दिन तक खिला पाएगा 30 एनिमल्स को। तो हमारी टेबल किस तरीके से बनेगी, नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज। जब 20 एनिमल्स थे तो कितने दिन तक वो खिला रहा था 6 डे तक। तो अब ये बताना है अगर 10 मोर, यानी कि 20 पहले से थे 10 ऐड हो गए तो कितने हो गए 30 हो गए, टोटल 30 एनिमल्स हो गए, तो कितने दिन तक वो फूड खिला पाएगा ये निकालने। तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, कि x डे तक वो खिला पाएगा। अब हमें दिख रहा है कि अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज़ होंगे, कम ही दिन तक चल पाएगा। जैसे हमारे घर में अगर हम
5 लोग रहते हैं तो कुछ फूड है 5 में इक्वली डिवाइड कर दिया, मतलब 2 दिन तक वो खाना खाया। अगर कोई मान लो 2 लोग और बाहर से आ गए तो नंबर ऑफ़ पीपल्स इंक्रीज़ हो गए, तो हमारी जो जैसे वो 2 दिन तक खाना मिल रहा था वो हमें कम मिलेगा, 2 दिन तक नहीं मिल पाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, जब इंक्रीज़ हो रही है एक वैल्यू तो दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में, इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो इनकी जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होगी, इक्वल, यानी 20 × 6 इज इक्वल्स टू 30 × x। तो यहाँ से 30 जब मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 20 × 6 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू x। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 6 2 टाइम्स, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4। यानी कि जब उसके 10 एनिमल और इंक्रीज़ हो गए यानी टोटल 30 हो गए, तो वो सिर्फ 4 दिन तक उतना खाना उन एनिमल्स को खिला पाएगा अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक एस्टिमेट किया कि 3 पर्सन होंगे तो वो 4 दिन में पूरे जसमिंदर के घर को में वायर लगा देंगे। इफ़ ही यूजेस 4 पर्सन, अगर वो मान लो कॉन्ट्रैक्टर 3 की जगह 4 पर्सन यूज़ करता है तो इंस्टेड ऑफ 3 हाउ मैनी लॉन्ग दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो अगर वो 3 की जगह 4 पर्सन को भेजता है तो 3 दिन में जो 3 लोग 3 दिन में वायर लगा रहे थे तो वो अब कितने दिन में वायर लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम अब करते हैं इसको, तो नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, जब 3 पर्सन थे तो वो 4 दिन में लगा रहे थे। अब उनने बोला है कि 3 की जगह 4 पर्सन हो गए तो कितने दिन में, मान लो यहाँ x दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि जब वैल्यू ये वाली जब लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यानी टाइम कम ही लगेगा, काम कंप्लीट करने में टाइम कम लगेगा। वो जॉब वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जॉब वाला जब एग्जांपल समझाया था तो उसमें भी यही बताया था कि जब जॉब में नंबर ऑफ़ पीपल इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उस जॉब को कंप्लीट करने में टाइम है ना वो कम लग रहा, तो यहाँ पे भी टाइम कम लगेगा। यानी कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो जब ये इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, और ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में, तो इनका प्रोडक्ट इक्वल हो गया, यानी 3 × 4 इज इक्वल्स टू 4 × x। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो 3 × 4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x। यहाँ तो 4 से 4 कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 3। यानी कि अगर उसने 3 की जगह 4 पर्सन लगाए रिवायर करने के लिए तो उनको कितना टाइम लगेगा, 3 दिन लगेगा, वो 3 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। एक बॉटल का बैच है जिसमें 25 बॉक्स पैक किए, 25 बॉक्स, जिसमें एक बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं। ठीक है, इफ़ द सेम बैच इज़ पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स ईच बॉक्स, अगर उसी बॉटल्स के जो बैच था ना पूरा उसको पैक किया, जबकि इसमें 12 बॉटल्स थी एक बॉक्स में, अब जब 20 बॉटल का एक बॉक्स पैक किया तो कितने बॉक्स फिल हो जाएंगे ये बताना है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस अपॉन नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स। ठीक है, ये टेबल बन जाएगी। 25 बॉक्सेस में हर बॉक्स में 12 बॉटल्स थी, तो अब ये है कि अगर 20 बॉटल्स होगी हर बॉक्स में तो कितने बॉक्स पैक हो पाएंगे, तो इसकी वैल्यू हम x मान लेते हैं। तो हमें दिख रहा है जब बॉटल्स इंक्रीज़ हो रही तो बॉक्स कम हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे, यानी एक वैल्यू इंक्रीज़ होने पे दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल, तो 25 × 12 इज इक्वल्स टू 20 x × 20।
तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में, तो 25 इंटू 12/20 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये 5 से 5 टाइम्स जाएगा, कैंसिल। यहाँ ये 4 टाइम्स, 4 से 12 3 टाइम्स, 3 5 से 15, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 50। यानी कि जब एक बॉक्स में 20 बॉटल्स पैक करेंगे तो पूरा बैच होगा जो वो 15 बॉक्स में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जब 12 बॉटल्स कर रहे थे तो 25 बॉक्स में कंप्लीट हो रहा था, जब 20 बॉटल करेंगे तो 15 बॉक्स में वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines to produce a given number of articles in 63 days। आर्टिकल्स है तो उनने 42 मशीन्स यूज़ करी 63 डेज में उतने आर्टिकल्स निकालने के लिए। हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। और हमें बताना है अगर 63 डेज में 42 मशीन का यूज़ करके नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकाले, अगर उन्हीं सेम नंबर ऑफ आर्टिकल जितने आर्टिकल 63 डेज में निकाले 42 मशीन का यूज़ करके, उतने ही आर्टिकल्स को 54 डेज में कितनी मशीन के द्वारा कंप्लीट कर लेंगे, ये हमें बताना है। तो क्या नंबर ऑफ मशीन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज। तो जब 42 मशीन्स थी तो इनको 63 डेज लग रहे थे, तो हमें बताने हैं कि 54 डेज में कितनी मशीन्स यूज़ करके वो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकाल लेंगे। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांस्टेंट है, तब हमें दिख रहा है कि अगर डे कम हो रहे तो मशीन्स ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम वो कंप्लीट टास्क जो है हमारा वो कंप्लीट कर पाएंगे। यानी कि ये क्या हो रहा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, इज इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो इनके प्रोडक्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 42 इंटू 63 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 54। तो यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड में, तो 42 इंटू 63 अपॉन 54 इज इक्वल्स टू एक्स। और हमें दिख रहा है कि ये 6 से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये 7 टाइम्स और ये कितने टाइम्स हो रहा है, 9 टाइम्स हो रहा है। और 9 से 63 ये 7 टाइम्स, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 49। यानी कि अगर हमें 54 डेज में कंप्लीट करना है टास्क तो हमें 49 मशीन्स का यूज़ होगा। कितनी मशीन्स का, 49 मशीन्स का। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। यानी एक डेस्टिनेशन है, उसको एक यहाँ से कार जा रही है, उसको यहाँ पहुँचना है, तो वो 2 घंटे में कितनी स्पीड से, 60 km/h की स्पीड से ये कंप्लीट कर ले। मतलब 2 घंटे में वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो हमें बताना है अगर उसकी स्पीड 80 किलोमीटर हो गई, 80 km/h, तो वो कितने टाइम में कवर्ड कर लेगी डिस्टेंस, ये सेम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर्ड कर लेगी। स्पीड और टाइम। अगर स्पीड 60 किलोमीटर थी तो वो 2 घंटे में पहुंच जाता था। अगर स्पीड 80 किलोमीटर हो गई तो ये टाइम बताना है, तो इसकी हमें x मान लो। अब हमें दिख रहा है अगर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, ये एग्जांपल मैंने अभी जस्ट कई बार समझा दिया है कि अगर स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमें टाइम कम लगेगा। यानी एक वैल्यू इंक्रीज़ होने से दूसरी वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही कवर करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो इनके प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 60 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 80 इंटू एक्स। तो ये 80 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड, 60 इंटू 2 अपॉन 80 इज इक्वल्स टू एक्स। 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, और 2 से 4 2 टाइम्स, यानी x इज इक्वल्स टू 3/2। 3/2 यानी कि 1.5, यानी उसको 1.5 आवर लगेंगे। 1.5 क्या होता है, 1.5 आवर। तो 80 किलोमीटर अगर उसकी स्पीड हुई तो इसको टाइम कितने लगेगा, 2 घंटे की जगह 1.5 घंटा, 1.5 आवर लगेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 डेज। 2 पर्सन 3 दिन में एक विंडो फिट कर लेता है। तो फर्स्ट बताना है कि अगर
वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क वॉज स्टार्टेड, वर्क स्टार्ट होने से पहले एक इंसान बीमार पड़ जाता है, यानी एक इंसान काम नहीं करता, तो हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, अब कितनी जॉब टाइम लगेगा। और सेकेंड वन क्या है, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन वन डे, यानी कितने पर्सन की नीड होगी एक दिन में विंडो को फिट करने में। तो हमारी टेबल क्या बनेगी, नंबर ऑफ पर्सन और टाइम, किसमें, डेज में। ठीक है, उनने बोला है फर्स्ट क्या है कि 2 पर्सन 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 2 पर्सन में से 1 पर्सन तो काम ही नहीं करते, तो 1 पर्सन कितने दिन में करेगा, और दूसरा 1 दिन में कितने लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं मान लो ये x और y, हमें x y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें दिख रहा है कि जब नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो टाइम भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो इनकी प्रोडक्ट क्या होंगे, इक्वल, यानी कि 2 × 3 इज इक्वल्स टू 1 × x। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6, यानी कि जब फर्स्ट वाले का क्या आ गया 6, क्योंकि अगर एक इंसान काम करेगा तो वो 6 दिन में वो काम कंप्लीट कर पाएगा, उसको 6 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने पे। नेक्स्ट उसमें पूछा गया है सेकंड वन में कि अगर एक दिन में वो अगर काम कंप्लीट हो तो कितने पर्सन यूज़ होंगे, यानी कि 2 × 3 इज इक्वल्स टू y × 1। तो यहाँ से y की वैल्यू भी क्या आ रही 6, यानी नंबर ऑफ पर्सन कितने यूज़ होंगे, 6 पर्सन यूज़ होंगे अगर हमें एक दिन में वो काम कंप्लीट करवाना है। ओके, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स। एक स्कूल में 8 पीरियड्स होते हैं जो हर पीरियड कितने मिनट्स का होता है, 45 मिनट्स ड्यूरेशन का। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। तो हमें ये बताना है अगर 8 की जगह 9 पीरियड्स हुए हैं तो वो कितने मिनट के होंगे, ये एज्यूम करना है कि हमारा जो पूरा स्कूल की जो टाइमिंग है ना वो कांस्टेंट है, यानी कि सेम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीरियड्स अपॉन टाइम ड्यूरेशन, पहले 8 पीरियड्स थे तो 45 टाइम का हो रहा था, अब हमने 9 कर दिए तो कितने हो गए, तो मान लो x है, यानी कि अगर पीरियड इंक्रीज़ हो रहे तो टाइम ड्यूरेशन कम करनी पड़ेगी, तभी तो वो बैलेंस हो पाएगा, उसी टाइम में ख़त्म हो पाएंगे, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग तो सेम ही रहती है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, तो 8 × 45 वो किसके इक्वल होगा, 9 × x के। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 8 × 45 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू x। 9 से 45 5 टाइम्स, तो x इज इक्वल्स टू 40, यानी कि अगर 9 पीरियड्स होंगे तो हर पीरियड कितने मिनट्स का होगा, 40 मिनट्स ईच, 40 मिनट ईच। टाइम ड्यूरेशन क्या होगी एक पीरियड की, 40 मिनट्स की होगी। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट होता है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।